नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। विजयपुर में कांग्रेस ने बीजेपी को धूल चटा दी है। दोनों ही सीटों पर पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बुधनी सीट शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई थी। वहीं विजयपुर सीट पर कांग्रेस से विधानसभा चुनाव जीते रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद उपचुनाव की स्थिति बनी थी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने बड़ी जीत दर्ज की है। सुनील सोनी ने कांग्रेस के आकाश शर्मा को 46,167 वोटों से हरा दिया है। सुनील सोनी को कुल 89,220 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के पक्ष में 43,053 वोट पड़े हैं। पोस्टल बैलेट से भाजपा को 161 और कांग्रेस को 76 वोट मिले हैं। वहीं यूपी रिजल्ट में बीजेपी को 9 में से 6 सीटों पर जीत हासिल हुई है। 2 सीटों पर सपा और 1 सीट पर रालोद प्रत्याशी जीता है। सभी 9 सीटों पर 49.3% मतदान हुआ। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता संजय डोंगर दिव्य भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। संजय, उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। विजयपुर पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, वहीं बुधनी पर बीजेपी, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अगर अभी लेटेस्ट चीज़ की बात लेटेस्ट समाचार की बात की जाए और अभी हाल की बात की जाए तो जो बुधनी विधानसभा सीट जिसको लेकर काफ़ी कशमकश लगी हुई थी। हम सुबह से ही देख रहे थे कि कभी कांग्रेस आगे तो कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे थे। तो आज अभी उसमें जिस प्रकार से देखा जाए तो 11,000 से अधिक वोटों से लगभग 13,000 के वोटों से अब भारतीय जनता पार्टी के रमाकांत भार्गव ने उस पर कब्जा कर लिया है। अगर उसको देखा जाए तो जिस प्रकार से कांग्रेस का भी ये कहना रहा है, कांग्रेस का भी कहना है कि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से जीतते थे, लेकिन जो अब जो सांसद रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो मात्र 13,000 से वोटों से जीतना, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है वो कहीं ना कहीं कमजोर देखने को मिली है। अगर यहाँ देखा जाए तो जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि बुधनी विधानसभा को लेकर काफी मशक्कत लगाई जा रही थी। सुबह से ही जब मतगणना प्रारंभ हुई थी तो जो कांग्रेस के पटेल थे वो आगे चल रहे थे, लेकिन बाद में लगभग 4 राउंड के बाद उसमें जरूर पीछे कांग्रेस के प्रवक्ता पीछे हुए और आखिरी में लगभग 13,000 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा। अब अगर टोटल ऑल बात करूं जाए तो जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि आज सुबह से ही मतगणना जब चल रही थी तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर अपने अपने कब्जे की बात कर रही थी कि दोनों पे ही उनके प्रत्याशी और कांग्रेस और बीजेपी की मेहनत का असर देखने को मिलेगा। लेकिन हमें इस बार मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास टाइप का देखने को मिला कि मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं वो विजयपुर से हार गए हैं। और अगर देखा जाए तो जो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जब वो 2023 में विधानसभा चुनाव लड़े थे तो लगभग 18,000 वोटों से वो वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विजय हुए थे। लेकिन अब जब मंत्री बने 8 माह बाद, जब उन्हें 8 से 10 माह बाद जब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, मंत्री का पद संभाला, उसके बाद अब वो लगभग 8,000 वोटों से उन्होंने अपनी सीट गंवा दी है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने इस जीत को जश्न के रूप में बनाया कि उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री को हराया तो कहीं ना कहीं ये जो विजयपुर की जनता है उसने गद्दारों को सजा दी है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है कि चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं कभी देखने को मिली कि दोनों ही विधानसभा सीटों में जो जिस प्रकार से मतदान होना चाहिए या वोटिंग परसेंटेज होना चाहिए था, जीत का अंतर होना चाहता, उसमें कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिला है। जी संजय, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का मनोबल बढ़ गया है क्योंकि विजयपुर सीट पर कांग्रेस ने फतेह हासिल की है। पिछली बार भी कांग्रेस ने वहां फतेह हासिल की थी, हालांकि वन मंत्री ने पाला बदल लिया और बीजेपी में आ गए। इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं बुधनी की अगर बात आप कर रहे हैं कि बुधनी में बीजेपी जीत दर्ज करे बावजूद कांग्रेस कह रही कि हमारी स्थिति पहले से ठीक हुई है, क्या कांग्रेस बुधनी सीट जीतने के मन में नहीं थी?
अब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अगर हम देखें तो कांग्रेस के अपना परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात की जाए तो इससे पहले हम देखते आ रहे थे, जितने भी विधानसभा चुनाव में हमने देखा है तो वहां से जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से लड़ते थे तो वहां से लगभग कांग्रेस को 1 लाख से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ता था। चाहे जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी हो उसे 1 लाख वोटों से ही अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा। और अगर इस बार उपचुनाव की बात की जाए तो जिस प्रकार से हमने विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव में देखा है बुधनी में, वो अभी मात्र 13,000 की वोटिंग से लगभग जीतना कहीं ना कहीं 1 लाख से बहुत कम है। तो इसीलिए कांग्रेस का भी ये कहना है कि हमने जरूर अपनी स्थिति वहां मजबूत की है और आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बुधनी पर कांग्रेस अपना परचम लहरा सकती है। जब 1 लाख यानी 70,000 की लीड जो उनकी कम हुई है तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपनी स्थिति को वहां पे मजबूत किया है। कांग्रेस का दावा यहाँ पर ये देखने को सही मिल रहा है कि उन्होंने 70,000 की लीड कम करके अपने आप को ये साबित कर दिया कि वहाँ कांग्रेस स्थापित होने की तैयारी में है। जी संजय, बुधनी की बात करें, आप बुधनी कह रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा के अंतर से बीजेपी हमेशा जीतती रही। इस बार क्या हुआ कि बीजेपी को इतने जीत तो मिली लेकिन इतनी बहुमत से जीत नहीं मिली जितना मिलना चाहिए था। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लीड बनाई। क्या वजह रही कि कांग्रेस को लीड मिली और बुधनी शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है, उसके बावजूद इतनी अच्छी खासी लीड नहीं ले पाई बीजेपी, क्यों? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 फैक्टरों की काम किया जाता है। जिस प्रकार से हम रमाकांत भार्गव की बात करें तो रमाकांत भार्गव क्योंकि जिस प्रकार विदिशा से रहे हैं, विदिशा से चुनाव लड़ते रहे हैं, उनका वहाँ पे काफ़ी अच्छा होल्ड रहा है। और यहाँ से शिवराज सिंह चौहान थे। शिवराज सिंह चौहान जब यहाँ से लड़ने के बाद जब केंद्र सरकार में मंत्री बने तो उन्होंने अपनी सीट खाली करी थी और उनके लिए जो सांसद की सीट थी वो रमाकांत भार्गव ने खाली करी थी, तो इसीलिए वो वहाँ गए थे। और रमाकांत भार्गव जब यहाँ पहुँचे थे तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि जो स्थायी कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं उसको मौका मिलना चाहिए था। तो वो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही थी। संजय, बिल्कुल। अगर दूसरी बात की जाए तो दूसरी तरफ से हम देखें, रायपुर से दिलीप साहू लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या स्थिति छत्तीसगढ़ की रही, क्या अपडेट दीजिएगा? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के परिणाम आ चुके हैं और इसमें बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुनील सोनी, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा को भारी मतों से हराया है। और इसमें मुख्य रूप से जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें ये है कि ये जो बातें कही जा रही थी कि बहुत काटी की टक्कर है, इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली। और क्योंकि जो लीड है बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी ने कांग्रेस के आकाश शर्मा को 46,167 वोटों से हराया है, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा को महज 43,000 वोट ही मिले हैं, 43,053 वोट उन्हें मिले हैं। और बीजेपी के प्रत्याशी ने जितना अंतर से हराया उससे भी कम वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले हैं। हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था, महज 50.50% ही यहाँ इस क्षेत्र में वोट हुए थे। तो ये कयास लगाया जा रहा था कि नाराजगी की वजह से जो हार जीत का अंतर है बहुत कम रहेगा, 15 से 20,000 ही वोटों का रहने का एक अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन ये अनुमान के विपरीत बीजेपी को फिर से बढ़त मिली है। और जो बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी, उन्होंने 89,220 वोट पाए हैं। इस तरह से जो क्षेत्र की जो बातें कही जा रही थी उस हिसाब से अंतर काफी अच्छी है। और बीजेपी ये पूरी जीत का श्रेय बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो बृजमोहन अग्रवाल को देते रहे, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल पूरी जो चुनाव है उसका कमान संभाले हुए थे। और एक तरह से बीजेपी का गढ़ रहा है रायपुर दक्षिण का जो क्षेत्र है, लगातार बृजमोहन अग्रवाल इस क्षेत्र से जीतते आए हैं। पहले रायपुर पूरी शहर और ग्रामीण 2 भाग में हुआ करता था, तो रायपुर शहर सीट से बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ते रहे। वहीं जब 2008 में इनका परिसीमन हुआ और रायपुर दक्षिण के रूप में रायपुर को ही 4 भागों में बांटा गया, रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण पश्चिम और रायपुर ग्रामीण। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र बृजमोहन का गढ़ रहा और इसी गढ़ में लगातार वे जीतते रहे हैं और इस बार भी ये जीत को कायम रखा है और बीजेपी अपनी कमल को खिलाने में फिर कामयाब रही। तो कुल मिलाकर इस सीट पर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे उन तमाम कयासों को धता बताते हुए सुनील सोनी ने बड़ी बहुमत के साथ जीत हासिल किया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी
अपनी गढ़ बचाने में कामयाब रहा। वहीं कांग्रेस लगातार इस सीट पर प्रयोग करते रही, हर बार नए चेहरे पर दांव खेलते रही हैं। चाहे योगेश तिवारी पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को बात करें, 2013 में उन्हें मैदान पर उतारा था, फिर किरणमयी नायक पर दांव लगाया था, उसके बाद फिर महंत राम सुंदर दास, फिर अभी नए चेहरा को देखते हुए फिर आकाश शर्मा, इसके पहले कन्हैया अग्रवाल को मैदान में उतारा था। इस तरह से अलग अलग चेहरों पर लगातार दांव लगाया है कांग्रेस ने, और हर चेहरे को कहीं ना कहीं बीजेपी ने मात दी है। और लगातार बीजेपी का जो अजयगढ़ रहा है, एक तरह से किला बन चुका है रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र, उस अजयगढ़ में बीजेपी ने अपनी जो परंपरा है उसको कायम रखते हुए फिर से एक बड़ी जीत हासिल की। इस तरह से अपनी किला बचाने में भी कामयाब हुए हैं और लोगों को बीच एक संदेश भी देने में कामयाब हो गए हैं कि जो विष्णुदेव साय सरकार की जो सुशासन है और उनकी जो तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे महतारी वंदन योजना की बात करें या दूसरी तमाम योजनाएं, उन योजनाओं को जनता ने स्वीकार किया है और उसके आधार पर ही बीजेपी के प्रत्याशी को फिर से सिरमौर बनाया है। जी दिल्ली, बिल्कुल हमारे साथ ग्वालियर से विनोद शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, बीजापुर की बात कर ली जाए, बीजापुर में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, कांग्रेस में खुशी का माहौल है, उसका एनालिसिस पूरा बताइए। बीजापुर सीट का क्या वजह रही बीजेपी की हारने की, क्योंकि बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और जो सरकार की तरफ से विकास किए गए हैं, सुशासन की सरकार है, इसके बावजूद भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, यहाँ पर 4 बड़े कारण हैं जिसको मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दूं। कि पहला कारण तो ये है कि रामनिवास रावत कांग्रेस से लगातार यहाँ जीतते रहे हैं और कांग्रेस का गढ़ बीजापुर को माना जाता है। और इसके साथ ठीक मतदान के एक दिन पहले एक धमचिया करके गांव है और वहां पर एक व्यक्ति द्वारा गोली चलाई गई थी जो कि रावत समाज का था। तो वो आदिवासी समाज पर गोली चलाई गई थी, तो एक माहौल बना कि आदिवासी समाज उसे संगठित हुआ और इसके बाद मतदान में बढ़ चढ़ के भाग लिया और कहीं ना कहीं इससे रामनिवास रावत को नुकसान हुआ। दूसरा एक बड़ा कारण यह है कि रामनिवास रावत जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, उनको मंत्री बना दिया गया, तो जिन लोगों के हित कहीं ना कहीं प्रभावित हुए, उनका अंतर्गत माना जा सकता है कि उन्होंने जिस तरह से मेहनत करनी चाहिए, चेहरे जरूर अपने दिखाए, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो भीतरघात कहते हैं वो इसमें देखने को मिला। और एक बड़ा कारण ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि अंचल के सबसे बड़े नेता हैं, उनको इस पूरे चुनाव से अलग रखा गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक सभा नहीं कराई गई, उनका कोई कैंपेन नहीं कराया गया, उनको विजयपुर तक नहीं ले जाया गया। तो ये माना जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये अपना ऑरा है, अगर उनको आप दूर रखेंगे तो नुकसान झेलना पड़ेगा, और वही देखने को मिला। चौथा जो सबसे बड़ा कारण ये था कि जब रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनाव के समय ठीक पार्टी छोड़ी और छोड़ने के बाद बीजेपी में चले गए, जिसका नुकसान सत्यपाल सिंह सिकरवार को भुगतना पड़ा, जो कि सतीश सिकरवार के छोटे भाई हैं और सतीश सिकरवार कांग्रेस के विधायक हैं। वो उस समय लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे मुरैना सोपुर लोकसभा क्षेत्र से, तो उनको कहीं ना कहीं रामनिवास रावत के चलते उनको हार का सामना करना पड़ा। तो इस बार सतीश सिकरवार और जो उनके छोटे भाई हैं वो पूरे चुनाव के दौरान विजयपुर में डटे रहे और उन्होंने प्रयास किया कि रामनिवास रावत को किसी भी तौर पर नहीं जीतने दिया जाएगा, और बिकाऊ और टिकाऊ का नारा ले लेकर वो गांव-गांव घर-घर पहुंचे। और इसमें जो एक कुशवाहा समाज है उनका भी विरोध रावत से रामनिवास रावत को झेलना पड़ा। कुशवाहा समाज की अच्छी खासी संख्या है, 40,000 की करीब वोट है। और साथ ही मुकेश मल्होत्रा अपने आप में आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी समाज का एक बड़ा वोट बैंक है। और आप देख सकते हैं कि सुबह से जब विजयपुर इलाके की ईवीएम खुली तो उस समय रामनिवास रावत लगातार 10 राउंड तक आगे चलते रहे, और होता भी ये रहा कि वो लगातार बढ़त बनाए रहे। ऐसा माना जा रहा था कि रामनिवास रावत इस सीट को बड़े आसानी से जीत लेंगे, लेकिन जैसे ही आदिवासी जो क्षेत्र है, करहाल के इलाके हैं, तमाम गांव है, और वहां की ईवीएम मशीन खुलना शुरू हुई तो रामनिवास रावत लगातार पीछे जाते रहे और अंत में ये हुआ कि 7,218 मतों से रामनिवास रावत को हरा दिया गया। मुकेश मल्होत्रा इस चुनाव को जीत गए और कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल इसलिए कहेंगे कि तमाम बड़े बड़े दिग्गज इस चुनावी मैदान में मौजूद थे। मुख्यमंत्री की भी कई सभाएं यहाँ पर हुई थी, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पहुंचे थे और मतदाताओं के बीच में रहे थे। तमाम विकास के भी वादे किए गए थे, लेकिन लोगों ने स्थानीय स्तर पर विकास के मुद्दों को शायद जहन में नहीं लिया, क्योंकि इसको लेकर जब हमारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से बात हुई या भारत सिंह कुशवाहा जो कि लगातार चुनाव में मौजूद थे, सांसद से उनसे बात हुई, उनका कहना था कि वो लोगों को
ठीक तरह से समझा नहीं पाए, अपनी योजनाओं के बारे में बता नहीं पाए थे। लेकिन हकीकत यह है कि अंदरूनी भीतरघात का सामना करना पड़ा रामनिवास रावत को। ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक भी दौरा ना करना भी काफी परेशानी का कारण रहा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब नहीं गए तो उनके जितने भी समर्थक मंत्री हैं उनका भी कोई दौरा नजर नहीं आया, चाहे वो तुलसीराम सिलावट हो, प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, या फिर अन्य जो भी उनके समर्थक मंत्री हैं, नेता है, वो भी उस क्षेत्र में नहीं गए। तो जातिगत जो आंकड़ा है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित चुनाव जरूर हुआ है। जबकि जीतू पटवारी लगातार क्षेत्र में बने रहे, उमंग सिंगार भी रहे, और इसके अलावा सचिन पायलट भी विजयपुर में अपने दौरे करते रहे, और तमाम तरह के जातिगत आंकड़े जो कि कांग्रेस ने बिठाए थे वो अब सटीक होते हुए नजर आए। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस लगातार दावा कर रही थी कि अगर ये निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते, आज भी कांग्रेस का कहना है कि इसमें भी बड़ा घालमेल किया गया है, निष्पक्ष चुनाव होते तो तकरीबन जीत 30,000 के ऊपर जाती। लेकिन चूंकि संतोष विश्वास से है कि जीत तो हुई, और 7,000 की जीत एक बड़ी जीत है। एक कैबिनेट मंत्री को वर्तमान में जो थे उनको मुकेश मल्होत्रा ने हराया, और मुकेश मल्होत्रा पहले बीजेपी के ही सिपाही थे, और भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने जब बगावत की थी और उस समय निर्दलीय जब चुनाव लड़ा तब भी वो अच्छे खासे 40,000 से ज्यादा वोट लेकर आए थे। और जैसे ही रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में पहुंचे तो मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी छोड़ दी, और वो कांग्रेस जो उन्होंने ज्वाइन कर ली थी लोकसभा चुनाव के समय, और ऐसा माना जा रहा था कि मुकेश मल्होत्रा को ही कांग्रेस आगे बढ़ाएगी जब चुनाव होगा। और हुआ भी ये कि कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा पर दाव लगाया, और मुकेश मल्होत्रा चूंकि एक पढ़े लिखे नौजवान है और उनका क्षेत्र में वर्चस्व भी है, आदिवासी समाज से आते हैं, लिहाजा आदिवासी समाज उनको पसंद करता है। और जब वो चुनावी मैदान में आए तो वो घर घर जाकर लोगों से, वो पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, जब कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी घोषित किया तो घर घर जाकर लोगों से मिले, और जिसका परिणाम ये हुआ कि मुकेश मल्होत्रा ने कैबिनेट मंत्री जो थे रामनिवास रावत को उनको हरा दिया है। और इसके साथ साथ एक बड़ा चेहरा उभर कर वो इस अंचल में मुकेश मल्होत्रा सामने आए हैं। तो ये जो चुनाव था इस शुरू से काफी कांटे की टक्कर यहाँ मानी जा रही थी, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से रावत समाज है या तमाम जो रुझान शुरू में मिल रहे थे इलेक्शन के पहले, मतदान के बाद। विनोद आपके पास आऊंगा, हमारे साथ लखनऊ से घनश्याम निशांत चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम, देखा जाए उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, क्या कुछ अपडेट है? देखिए 9 सीटों पे 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और अगर 7 सीटों में भी बात करें तो एक मीरापुर की सीट आरएलडी के खाते में थी। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में है, और 9 सीटों पे चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में। और 9 सीटों में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, और 1 सीट मीरापुर की सीट आरएलडी के खाते में गई थी। पहले भी ये सीट मीरापुर के पास ही थी, और माफ करिएगा, मीरापुर की सीट पहले भी आरएलडी के खाते में ही थी, और एक बार फिर से मीरापुर की सीट को आरएलडी ने जीत हासिल किया है। आरएलडी के साथ एनडीए के पास यानी भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी 7 सीटें इस उपचुनाव में जीत हासिल हुई है। 2 सीटों पे ही संतोष करना पड़ा है समाजवादी पार्टी को, जो जिसका लक्ष्य वो मान करके चल रहे थे कि 4 से 5 सीटों पे उनको जीत हासिल होगी। लेकिन कुंदरकी में एक ऐतिहासिक उलटफेर हुआ है। कुंदरकी सीट जो मुरादाबाद में है, बर्क का वो गढ़ माना जाता है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ये भी माना जाता है कि बर्क परिवार या समाजवादी पार्टी किसी को भी वहां से प्रत्याशी बना देगी तो जीत हासिल कर लेगी। लेकिन इस बार वहां की जनता ने पूरा ऐतिहासिक बदलाव किया है। ऐतिहासिक बदलाव इसलिए भी कि 31 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को वहां से जीत हासिल हुई है, उस सीट पे जीत हासिल हुई है। और अगर वहां के आंकड़ों की बात करें, आंकड़े पूरे प्रदेश भर में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि तकरीबन 1.25 लाख वोटों से हार का सामना समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को करना पड़ा है। 60% से ज्यादा वहां पे मुस्लिम वोटर्स हैं, बावजूद वहां पे भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। कुंदरकी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पेशल बयान जारी किया है। इस बाबत उन्होंने थोड़ी देर पहले जब वो प्रदेश कार्यालय पे पहुंचे, प्रदेश कार्यालय में विजय उत्सव के तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस आज के कार्यक्रम को मना रही थी, और उस दरमियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जीत ऐतिहासिक है और कुंदरकी जीत राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। यानी राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का अगर जीता जागता उदाहरण देखना है तो कुंदरकी का परिणाम देख लीजिए। जाहिर बात है, उन्होंने एक बात और थोड़ी सी छोटी सी कटाक्ष टाइप का किया। उन्होंने कहा कि वहां पे ये जो है
ये परिणाम बता रहा है कि 27 में समाजवादी पार्टी कहां जाएगी, क्योंकि कुंदरकी को लेकर के जितने भी राजनीतिक पंडित थे उनको यह लग रहा था कि 60% से ज्यादा वहां पे मुस्लिम वोटर्स है, तो वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। 31 सालों से किसी ने जीत हासिल नहीं इस बार किया है। उत्तर प्रदेश में कौन सा फैक्टर काम किया है? जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, किस फैक्टर के तहत चुनाव बीजेपी ने जीता है? किस फैक्टर की वजह से सपा को नुकसान हुआ है? देखिए अरुण, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि इस बात को समझने के लिए, खासतौर पे उत्तर प्रदेश को समझने के लिए पिछले चुनाव पे जाना होगा। लोकसभा चुनाव में जितने भी मुद्दे रहे, चाहे वो प्रदेश की बात करें, चाहे देश भर की बात करें, वो मुद्दे संविधान रहा, आरक्षण रहा, जातिगत जनगणना रहा, रोजगार रहा, ये सब सारे तमाम मुद्दे रहे जो मुद्दे लोकसभा चुनाव के दरमियान काफी ज्यादा उफान मारते रहे, और ये मुद्दे उठाए थे विपक्ष ने। यानी पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ तो विपक्ष के मुद्दे हावी रहे और उस पर ज्यादा चर्चा हुआ, और बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, उस पे जवाब दे रही थी। इस बार जो उपचुनाव में मुद्दे रहे वो बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी आदित्यनाथ का ये नारा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी चला, माफ करिएगा, झारखंड में भी चला और महाराष्ट्र में भी चला। महाराष्ट्र में भी ये मुद्दे, ये जो बयान रहे वो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को पे हामी भरी, संघ ने हामी भरी, उस पर सहमति जताई, उसके बाद ये मुद्दे चर्चा का विषय बने रहे और पूरे प्रदेश भर में इस मुद्दे के काउंटर करने में समाजवादी पार्टी लगी रही। लगातार एक के बाद एक पोस्टर वार करने की कोशिश की और इस बटेंगे तो कटेंगे के एवज में उसके काउंटर करने के चक्कर में समाजवादी पार्टी ने एक रहेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तमाम तरीके के नारे के साथ यहाँ पे होर्डिंग पोस्टर लगता रहा। यानी इस बात से ये बात साफ हो पा रही है, ताकीद हो रही है कि इस बार जो मुद्दा रहा वो योगी आदित्यनाथ का, योगी जो नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे का नारा रहा, और ये जो केंद्र बिंदु रहा इस बार की राजनीति का, वोटिंग का या फिर मतगणना के पहले जितने भी राजनीतिक दलों के जो भाषण रहे यहाँ से लेकर के महाराष्ट्र तक यही बयानबाजी रही, यही नारा रहा, और उसका लाभ सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिला। और यहाँ पे 9 सीटों में 7 सीटें पे भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर पाई और 2 ही सीटों पे समाजवादी पार्टी, जो उसका सबसे ज्यादा करहल, जो अखिलेश यादव वहां से विधायक थे, वहां पे जीत मिली। और इरफान सोलंकी वाली सीट जो सजा याफ्ता है, जेल में है, और उनकी पत्नी नसीम सोलंकी, वहां से जीत हासिल की महज 8-8.5 हजार वोटों से। इसको लेकर के भी योगी आदित्यनाथ ने इसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये परिणाम बता रहे हैं कि जहां पे जीते भी हैं वहां पे इतना संघर्ष करके जीते हैं, और पिछले बार के आंकड़े और इस बार जीत के आंकड़े ये बता रहे हैं कि अब धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर है और ये खत्म हो जाएंगे। और जाहिर बात है कि 9 सीटों पे 7 सीटों पे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब जीती है तो प्रदेश कार्यालय में हर्ष और उल्लास मनाया गया है। सीट जो घनश्याम रोकड़ा जो हमारे साथ रायपुर से दिलीप साहू लाइव जुड़े हुए हैं। दिलीप, छत्तीसगढ़ में देखा जाए कौन सा फैक्टर काम किया? कांग्रेस के अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाई या फिर सत्ता के साथ जनता चली गई? जी बिल्कुल अरुण, यहाँ पर 3-4 अलग अलग फैक्टर काम किया। कांग्रेस ने एक नारा दिया था कि सक्रिय प्रत्याशी और निष्क्रिय प्रत्याशी। उन्होंने बीजेपी के जो प्रत्याशी थे सुनील सोनी, काफी वरिष्ठ है, महापौर रहे हैं, सांसद रहे हैं, 2 बार के महापौर, एक बार रायपुर के सांसद सहित विभिन्न पदों पर रहे हैं, आरडीए के चेयरमैन रहे हैं। इनको निष्क्रिय प्रत्याशी के रूप में लगातार प्रत्युत्पित करने का प्रयास किया गया कांग्रेस की ओर से। और कांग्रेस ने एक नए अपने युवा चेहरे पर दांव लगाया था। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, उसको मैदान पर उतारा था। हालांकि ये कांग्रेस की जो पूरी रणनीति है वो कहीं न कहीं फैल रही। दूसरी ओर बीजेपी ने तमाम तरह की जो सरकार की विशेषताएं हैं, जितनी उनकी योजनाएं हैं, चाहे महतारी बंधन योजना की बात करें जो महिलाओं को दी जा रही है, क्योंकि आधी संख्या महिलाओं की है और कहीं ना कहीं महिलाएं काफी प्रभावित रही। इसके अलावा बीजेपी ने जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं विकास किए हैं, और साथ ही साथ क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल लगातार यहाँ के विधायक है, तो बृजमोहन अग्रवाल ने भी एक नारा दिया था कि यहाँ से वे सुनील सोनी अकेले नहीं लड़ रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल भी एक चेहरा है। उन्होंने अपने चेहरे को सामने रखा, प्रस्तुत किया, क्योंकि लगातार ये उनका सीट रहा है, लगातार 35 सालों से भी यहाँ से जीतते आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर काम किया। और बीजेपी ने तमाम जो
हिंदुत्व वाले जो नारे रहे हैं देश भर में वो तो लगाते ही रहे। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर विभिन्न विकास और सुशासन और सरकार के जितने जो कार्य रहे हैं, विकास योजनाएं रहे, इनको सामने रखकर चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका फायदा मिला। और साथ ही साथ कांग्रेस में, जहां कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत जो की और एक जातिवादी फैक्टर पे भी काम करने का प्रयास किया कांग्रेस ने, क्योंकि ब्राह्मण समाज की बहुलता है उस क्षेत्र में और ब्राह्मण समाज की ओर से चुनाव के पहले दोनों पार्टियों से टिकट की मांग की गई थी कि उनके ब्राह्मण प्रत्याशी एक दिया जाए, ताकि उस क्षेत्र में करीब 30,000 ब्राह्मण समाज के वोटर्स हैं, उनका फायदा मिले। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों से उन्होंने मांगी थी, लेकिन बीजेपी ने नहीं दिए थे। बीजेपी ने, क्योंकि ओबीसी समाज से, ओबीसी से बिलोंग करने वाले सुनील सोनी को मैदान में उतारा था, वहीं कांग्रेस ने ब्राह्मण प्रत्याशी आकाश शर्मा को मैदान में उतारा था, जिसका लाभ नहीं मिला, क्योंकि ब्राह्मण पारा या ब्राह्मण बहुल क्षेत्र में भी उनके भी बूथ में 3,000 से अधिक वोटों का लीड बीजेपी के रहा। तो कुल मिलाकर जातिवादी फैक्टर भी काम कहीं ना कहीं बीजेपी का फैक्टर काम किया है। दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घनश्याम, आपका भी बहुत शुक्रिया। विनोद शर्मा ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए सत्ता के संग्राम इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।